आज अपना जो टॉपिक है वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या है। तो देखो, शियर स्ट्रेंथ में अपन उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन ए प्लेन क्या होती हैं, मोर प्लॉम्ब फेलर क्राइटेरिया क्या होता है, जो कि अपन ने नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस जो अपन ने सोम में पढ़ी थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो उसी टाइप से हैं। लेबोरेटरी में अपन देखेंगे शियर स्ट्रेंथ टेस्टिंग की, लेबोरेटरी में अपन डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राई एक्सल कॉम्प्रेशन टेस्ट और अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट को देखेंगे। और एक फील्ड टेस्ट होता है वेन टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप बात करें इंट्रोडक्शन की। तो देखो, अगर कोई भी सोयल फेल होती है तो जैसे किसी भी सोयल की स्ट्रेंथ होती है वो एज ए सीयरिंग में होती है। जैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ उसकी अगर अपन देखें तो टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में होती है मेजर। उसी तरीके से सोयल की जो स्ट्रेंथ होती है वो सीयरिंग के अंदर होती है। सीयरिंग से मतलब क्या होता है, आपको मैंने सीयर का कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुका हूँ मैं आपको। यदि दो पैरेलल फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, और तो उसके कारण से उसका जो बीच का कोई भी सरफेस है वो बीच में से सीयर हो जाता है, तो उसको अपन सीयरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई भी सोयल है वो सोयल सीयर हो सकती है। वो सोयल सीयर, तो सोयल का मेन जो फेलर का रीजन है वो सीयरिंग भी मेन रहता है। अब सीयर स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे बोलेंगे अपन कि सोयल मास है वो इस तरीके से, सोयल मास में उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से ऊपर यूनिट एरिया में कि सोयल मास है वो आपका इस सीयरिंग फेलर को रजिस्ट कर सके, और जो उसका प्लेन है उसमें स्लाइड नहीं हो, जो सीयरिंग प्लेन है उसमें स्लाइड नहीं हो, तो वो सोयल मास की आपके एक तरीके से सीयर स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो सीयर स्ट्रेंथ क्या होगी सोयल की, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल मास इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, यानी उसके अंदर का जो प्रतिरोध है सोयल मास का पर यूनिट एरिया इतना होना चाहिए कि वो इससे सीयरिंग को फेल करने से रजिस्ट कर सके, और जो प्लेन है जिस प्लेन पे वो स्लाइडिंग हो रही है उसमें भी उसको रजिस्ट कर सके। इस तरीके से वो सोयल मास की आपकी हो जाएगी सीयर स्ट्रेंथ। सेफ्टी ऑफ जियोटेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अपन सीयर स्ट्रेंथ है वो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। जियोटेक्निकल से मतलब यहाँ सॉइल इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो सीयर स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो सीयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है वो आपको बीयरिंग कैपेसिटी, आपके लेटरल प्रेशर ऑन अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर और स्लोप स्टेबिलिटी में भी आपके समझ में आने के लिए आपको सीयर स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है वो सोइल का समझ में आना चाहिए। नॉर्मली अगर अपन देखें सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल में, अगर अपन देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट मटेरियल है वो डिफरेंट रीजन से होती है। जैसे स्टील के अंदर उसकी स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कंक्रीट में देखें तो उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इसी तरीके से सोयल में देखें तो उसकी शियर स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट होती है। शियर स्ट्रेंथ है वो आपके उसके अंदर पोर वाटर का प्रेजेंस भी होता है, जिसलिए ये शियर स्ट्रेंथ आपका एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि आपको एक पोर वाटर का प्रेशर भी उसके अंदर काउंट करना पड़ता है। तो उसकी प्रेजेंस है वो शियर स्ट्रेंथ को टिपिकल बना देती है। अगर कोई भी फाउंडेशन है, अगर हम अपन अर्थ वर्क पे करते हैं तो उसका फेल होने का रीजन होता है कि वो एक्सेसिव उसके अंदर सीएल स्ट्रेस जनरेट हो गई है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे, अगर ये अगर सपोज करो ये बिल्डिंग की फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन पे अगर अपन देखें तो ये रेड कलर का तो सर्किल अपन ने बना रखा है इधर इस डायरेक्शन में, सॉरी, ये इस डायरेक्शन में अपन ने रेड कलर का तो एक लाइन बना रखी है, वो आपका फेलर प्लेन है। ठीक है, ये वाला आपका फेलर प्लेन है। इस प्लेन के अलोंग क्या हुआ कि आपकी सीयर रेजिस्टेंस है वो जनरेट,
इसका मतलब ये आपके सोइल पार्टिकल है जो कि इस बिल्डिंग के द्वारा जो आपके लोड आ रहे हैं, उस लोड से इसके ऊपर जो दबाव बन रहा है, तो आपका जो एक प्लेन होगा, उस प्लेन पे जहाँ पे की सोइल फेल हो सकती है, उस प्लेन के ऊपर सी रेजिस्टेंस है, वो इस तरीके से एक्ट करेंगे। ठीक है। तो एक साइड में तो आपका लोड रहेगा, दूसरी साइड में आपका शियर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये शियर रेजिस्टेंस इस अप्लाइड लोड से इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, तो इसी फेलर इसी प्लेन पे ये बिल्डिंग है वो आपकी धंस जाएगी, यानी शियर के अंदर फेल हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी सोइल की शियर स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट होती है, वो उसकी बीरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करती है। तो इसलिए सीएल स्ट्रेंथ है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एज पर सोयल इंजीनियरिंग। तो एट फेलर पे देखेंगे, सीएल स्ट्रेस है वो आपके फेलर सरफेस पे रहती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं कि यही आपके सीएल स्ट्रेंथ जनरेट करती है। और आपका जो प्लेइंग होता है फेलर सरफेस, अगर उसके ऊपर सीयर रेजिस्टेंस आपकी अप्लाइड सीयर से यदि ज़्यादा रहेगी, तो इसका मतलब ये प्लेन आपका फेल नहीं होगा। अदरवाइज आपका ये फेलर प्लेन आपका यही रहेगा। एक कनाडा के अंदर अक्टूबर 1913 का एक एग्जांपल लिया गया है। इसमें देखो, ये बिल्डिंग है वो आपकी इस तरीके से फेल हुई है। अब फेल होने का मतलब है, ये बिल्डिंग देखो बिल्कुल आपके स्लाइडिंग में फेलर हुई है, क्योंकि इसका टिल्ट होके फेलर हुई है। देखो, ये बिल्डिंग है वो आपकी बिल्कुल इस तरीके से ना होके, ये बिल्डिंग टिल्ट हुई है इस तरीके से, और टिल्ट होने के बाद में अगर अपन देखें तो इस बिल्डिंग के, अगर प्लेन में देखेंगे तो ये इस तरीके से एक फेलिप प्लेन कोई क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर ये बिल्डिंग इस तरीके से इसके अंदर फेलिप प्लेन के अकॉर्डिंग धस गई है। देखो, और ये टिल्ट होके इधर झुक गई। ठीक है। तो ये आपका एक सीयर फेलियर का एक एग्जाम्पल है जो कि रियल में आपके। तो सर वो फेलियर पिछली वाली बिल्डिंग में नहीं हुआ क्या? वो तो सही है एकदम। हाँ, तो क्योंकि लोड भी तो सस्टेन करना पड़ता है ना बेटा, जिसमें अगर बिल्डिंग का लोड है वो उस बिल्डिंग के लोड से ज्यादा है। अब ऐसे तो स्ट्रक्चर और भी है, ये भी है, देखो ये भी है। मैंने क्या बताया कि हर सोइल की अंदर एक शियर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। अगर उस शियर रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा अगर आपका लोड आ गया, तो इसका मतलब है वो शियर रेजिस्टेंस सोइल का फेल हो जाएगा। ऐसे तो आपके पूरे अगर आप सोइल देखोगे, सोइल पे कई बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है। लेकिन कई बिल्डिंग्स का जो लोड होता है, कवरिंग एरिया होता है, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि अभी इसका मास था, एक तो लोड ज्यादा है, फिर इसने फाउंडेशन में कितना एरिया कवर कर रखा है उस पर डिपेंड करता है, लोड भी डिपेंड करता है। और आपका इसका मतलब है कि इस लोड के कारण एक फेलियर प्लेन आपका जनरेट हुआ, जो कि इसी रीजन में हुआ, लोड एक्सेसिव होने के कारण। और उस लोड ने इस प्लेन के अंदर जो शियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे थे, जैसे कि अपन पहले बता रहे थे कि जैसे इस तरीके से शियर रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, उस प्लेन के ऊपर कोई भी वीकेस्ट प्लेन तो होता ही है उसका सोइल का कोई ना कोई, वहीं पे वो शियर रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। अब इस लोड पे जो शियर क्रिएट हुआ वो शियर रेजिस्टेंस से ज्यादा है, इसलिए ये बिल्डिंग फेल हुई है। तो इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका लोड उसके एक्सेसिव लोड से ज्यादा नहीं है। तो आपका डिजाइन करते वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि किसी भी बिल्ड फाउंडेशन के अंदर, सोइल के अंदर, तो उसकी शियर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, जिसका एम रोल होता है। तो उसको अगर आपको सोइल को देखते हुए आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो क्रिएट करना पड़ता है। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले, जैसे इसी बिल्डिंग के उदाहरण के तौर पे अपन ले रहे हैं कि इस बिल्डिंग के नजदीक 3 बोरिंग किए गए। देखो, 3 बोरिंग को देख के ये देखा गया कि इसका अ, जो फेलियर प्लेन है वो आपका बिल्डिंग का, जैसे ये बिल्डिंग थी, ये टिल्ट होके, और ये बिल्डिंग देखो यहाँ से यहाँ धस गई है इस तरीके से, ये बिल्डिंग यहाँ धस गई। तो इसका फेलियर प्लेन क्या था, ये। तो यानी इतनी इस फेलियर प्लेन के ऊपर ये बिल्डिंग धसी, और ये आपके बिल्डिंग के अंदर जो क्रैक्स आए, और ये आपका ये देखो, ये यहाँ पे, यहाँ तक बिल्डिंग के अंदर जो हैवी एरिया था उसके आसपास का, उसके अंदर भी उस फेलियर प्लेन का इफेक्ट हुआ, और ये देखो ऊपर उठ गए। इसका मतलब इस फेलियर प्लेन का इफेक्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, यहाँ तक। ठीक है। और जो बोरिंग्स थे उनमें क्रैक भी डेवलप हुए।
तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके इस फिलिप प्लेन का आपका इफेक्ट आया है। ठीक। तो ये एक शियर स्ट्रेंथ है, वो सोइल की इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये आपका स्लोप फेलियर भी होता है। स्लोप फेलियर फेलियर कैसे होता है? जैसे सपोज करो आपकी कोई बिल्डिंग है, सपोज करो ये आपका कोई रोड है, और या फिर आपकी कोई आपका डैम है। तो उस डैम के नजदीक आपने एक एम्बैंकमेंट बनाया है, यानी एक स्लोप बनाया है। और एक डैम बनाने के लिए आपने एक मिट्टी का स्लोप बना के एम्बैंकमेंट बना दिया, ठीक है। और आपने एक स्लोप दे दिया। अब हो सकता है कि इस मिट्टी का जो स्लोप है उसके ऊपर मिट्टी का प्रेशर तो आ ही रहा है, प्लस अगर आपका साइड में से अगर आपका कोई वाटर प्रेशर है उसका भी इफेक्ट जनरेट होता है। अगर आपके साइड में लेटर में कोई प्रेशर आ रहा है तो भी उसका इफेक्ट भी जनरेट होता है। इस तरीके से अगर अपन देखें तो एक बिल्डिंग है, उस सॉरी एक एम्बैंकमेंट आर्क था, उसमें एक फेलर प्लेन है, वो आपका इस तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो जो साइड का स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए किसी भी सोइल के लिए। डिपेंड करता है उसकी जांच करने के बाद, टेस्ट करने के बाद स्लोप डिसाइड होते हैं। और सोइल है वो आपका स्लोप में फेलियर इस तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया गया है कि जैसे कि सपोज करो आपका ये एक स्लोप था, स्लोप में देखो ये इस तरीके से एक फेलियर क्रिएट हुआ, और आपका इस तरीके से सोइल फेल होकर अलग हो गई। तो स्लोप का फेलियर भी है वो आपका अनएडिकेट जो स्ट्रेंथ होती है सीएल की, उसके कारण हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लेन है, देखो इस प्लेन में ये सोइल मास आपका इतना इतना है, ये सोइल मास ने आपके इस प्लेन को इधर से आपको फेल कर दिया। इसका मतलब अगर आपने लूज सोइल भी छोड़ रखी है तो लूज सोइल भी है, अगर उसका वेट ज्यादा है प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होने के कारण, या फिर पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण स्लोप का सैंड का फेलियर हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्लेन पे होता क्या है, आपकी एक जैसे ये है, इसका वेट है। इस वेट के कारण अपन सोम में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सोइल के अंदर अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन के अंदर अगर अपन देखें इस वेट के कारण यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुई, और उसका एक शियर स्ट्रेस इधर जनरेट हुई। ठीक है। अब ये दोनों क्रिएट हो गई, जैसे कि अपन फाइंड करते थे सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी। और इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसके अंदर ये आपकी ये शियर स्ट्रेस क्रिएट हुई। अब ये आपकी जो लोड के कारण जो शियर स्ट्रेस क्रिएट हुई है यहाँ पे, अगर वो ज्यादा है तब तो फिर ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होते ही ये इसको फेल प्लेन आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से अभी अपन ये समझ सकते हैं कि सोइल के अंदर जो फेलियर है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो जैसे ही उसकी शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू तक पहुंच जाती है, उसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू, उसके बाद में फेलियर प्लेन क्रिएट हो जाता है। तो स्लो फेलियर के आपने अगर प्रैक्टिकल उदाहरण देखें तो आपको कई उदाहरण एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे देखो ये आपके पास नजदीक से आपके कोई नहर जा रही है सपोज करो, और आपने रोड बना रखी थी, और वो पानी इस तरफ जा रहा था, और आपने देखा कि इस तरीके तरफ एक सोइल है, वो इस तरीके से देखो ये यहाँ से लेके ऐसे फेल हो गई। अब ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक फिल थी, यहाँ से ऊपर हो सकता है इसका साइड स्लोप इस तरीके से बना हुआ होगा पहले, और फिर ये देखो इस तरीके से थी, लेकिन ये सोइल कहाँ से फेल हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्लेन में फेल हो गई। तो ये इसका स्लो फेलियर हो गया। जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और शियर स्ट्रेंथ उसको क्रॉस करने के बाद में हुआ है। इसी तरीके से ये मेन हाईवे कहीं बना हुआ है, उसके अंदर भी ये साइड स्लोप आपका फेल हो गया। तो इस तरीके से सोइल है वहाँ की फेल हो जाती है। रिटेनिंग वाल में भी अगर अपन देखें तो रिटेनिंग वाल के अंदर भी अगर आप ये देखो कि अगर आपका रिटेनिंग वाल बना हुआ है, अगर आपका लेटरल अर्थ प्रेशर लगा हुआ है, और या फिर आपका सोइल के मास के ऊपर यहाँ इसके ऊपर आपका कोई ज्यादा प्रेशर आपका लोड क्रिएट हुआ, अर्थ का खुद का वेट भी हो सकता है, या फिर पानी वाटर पोर प्रेशर के कारण भी वेट बढ़ सकता है। उस केस में भी इसका जो फेल इस प्लेन है, इस प्लेन पे एक आपका फेलियर सरफेस क्रिएट हुआ, और रिटेनिंग वाला वो आपकी टिल्ट हो गई। तो इस तरीके से सीएल स्ट्रेस के काफी आप एग्जांपल दे सकते हो जिसमें सीएल स्ट्रेस के फेलियर सरफेस क्रिएट होते हैं। अब बात करें कि कंपोनेंट ऑफ सीएल स्ट्रेंथ ऑफ सोइल क्या है।
यानी शियर स्ट्रेंथ है वो सोइल में किस तरीके से क्रिएट होती है, उसको अगर अपन देखें तो वो उसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर अपन ने स्टार्टिंग में देखें तो एक कुलोम नाम के साइंटिस्ट थे, 1776 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेस डिपेंडेंट शियर स्ट्रेंथ है उसमें ये कोई स्ट्रेस डिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, और एक स्ट्रेस इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है जो कि शियर स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है। अब बात आई कि स्ट्रेस डिपेंडेंट कंपोनेंट कौन सा है और स्ट्रेस इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कौन सा है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ है वो उसके दो कंपोनेंट है जिनसे शियर स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है। पहला स्ट्रेस डिपेंडेंट कंपोनेंट और एक स्ट्रेस इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। तो स्ट्रेस डिपेंडेंट कंपोनेंट है वो एक सिमिलर टू होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के सॉलिड के बीच में। तो यानी दो सॉलिड दो सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको अपन जो स्लाइड करते हैं, उसी तरीके से एक सिमिलर बिहेव का आपका सोइल के अंदर भी दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन है, वो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन है वो जनरेट होता है। और उसका रोल होता है आपके इसके अंदर शियर स्ट्रेंथ को क्रिएट करने के अंदर। अदर कंपोनेंट देखें तो किसी भी सोइल के अंदर, जैसे कि आपको मैंने देखा आपने पहले भी पढ़ा है कि सोइल में सैंडी सोइल भी होती है, क्ले टाइप की सोइल भी होती है। क्ले टाइप की सोइल में क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है, वो जो कि फ्रिक्शन के अलावा भी होता है। तो अगर आपने देखा होगा जैसे कोई चिकनी मिट्टी होती है उसको अपन क्ले मिट्टी कहते हैं। उन क्ले मिट्टी में दो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है, उसको कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको अपन कोहेजन बोलते हैं। जैसे कि बालू मिट्टी अगर आप उसको डालोगे तो क्या होगा, उसका प्रत्येक पार्टिकल है, एवरी पार्टिकल उसका वो आपका डिफरेंट होके नीचे गिरेगा हवा में भी वो आपका। अगर उसको ऊपर से नीचे डालोगे तो उसके कई पार्टिकल्स अलग अलग नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। जबकि आपको अगर देखोगे उसके अंदर क्ले में होगा, ऐसा नहीं होता। क्ले में क्या होता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है, जैसे कि ब्रिक बनती है क्ले की बनती है। तो अगर अपन उनको अगर उस इस तरीके की मिट्टी को डालते हैं तो मिट्टी बॉन्ड में होती है, यानी उसके पार्टिकल्स के बॉन्ड बन के कई बड़ा कंपोनेंट यानी बड़ा पार्टिकल्स बन जाता है, लेकिन उसका प्रत्येक पार्टिकल है वो अलग अलग नहीं होता है। इसका मतलब उन पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को अपन बोलेंगे कोहेजन बॉन्ड, ठीक है। तो कुलोम ने एक इक्वेशन दी कि किसी भी सोयल के अंदर है वो शियर स्ट्रेंथ है, वो उसके लिए एक इक्वेशन जनरेट करी उसने। और ये बताया कि उस शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है जिसको अपन टॉ एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसमें सी प्लस सिग्मा एन, सिग्मा एन यहाँ क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे, जैसा अभी मैंने आपको बताया थी कोई भी प्लेन होता है उस प्लेन के अंदर अगर अपन नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन क्रिएट करते हैं, उसको अपन नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो और उस प्लेन के बीच में जो इंटरनल आपका जो फ्रिक्शन एंगल है उसको अगर अपन फाइव मान लें तो टेन फाइव जो आपका है उसको मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उससे एक आपके स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, उसका रोल होता है। तो एक तो कोहेजन का रोल हुआ जिसको अपन ने सी से रिप्रेजेंट किया, एक फ्रिक्शन का रोल हुआ जिसको अपन ने सिग्मा एन टेन फाइव से रिप्रेजेंट किया। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोयल है वो आपकी क्या हो सकती है, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव होगी। सी जहाँ पे कोहेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा एन है वो नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और फाइव क्या है आपका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है पार्टिकल्स के बीच में। वो आपको अभी मैं क्लियर करता हूँ, देखो। जैसे कि अगर आपके ये शियर स्ट्रेंथ और यदि आपके आपका जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस तरीके से ग्राफ क्रिएट होता है। अगर अपन इसको टेस्ट करते हैं डायरेक्ट शियर टेस्ट में, उस टाइम में ये आपको ग्राफ ही आपको अचीव होता है। इस केस में अगर आप ग्राफ खींचे तो आपको एक लाइन मिलती है, इस लाइन का जो स्लोप होता है उसको अपन फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइव क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है यहाँ पे, ठीक है। सी जो है वो आपका इसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट ना हो गई ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसके अंदर कोई कोहेजन है, उसको अपन पहले से काउंट करके रखेंगे। तो एक किसी भी सोयल की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सी प्लस, यानी सी तो ये रहेगा रहेगा प्लस सिग्मा टेन फाइव, यानी सिग्मा नोर आपकी जो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस इंटू टेन फाइव कर दें तो आपकी ये वैल्यू ऐड और हो जाएगी। तो आपको सी स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी, सी प्लस सिग्मा एंड टेन फाइव। तो इस तरीके से सी स्ट्रेंथ में दो कंपोनेंट इन्वॉल्व
हो चुके हैं आपके। एक तो कोहेजन जो कि स्ट्रेस इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है, यानी स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो नॉर्मल स्ट्रेस जो लगा रहे हैं उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो वो आपकी एक इन जनरेट जो आपकी पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन है उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा है आपका एक कंपोनेंट फ्रिक्शन। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना स्ट्रेस लगा हुआ है। जैसे अभी अभी इसने कहा कि सर ये पास वाली बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी, ये क्यों गिर गई, इसका मतलब है कि आपका अप्लाइड जो स्ट्रेस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपने इतना स्ट्रेस डाल दिया कि उस पार्टिकल्स के यानी सोइल के पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन था उसको भी उसने तोड़ दिया। अब जैसे उसके फ्रिक्शन के पार्टिकल्स के बीच को बॉन्ड को तोड़ा इसने, तब वो आपका शेयर स्ट्रेंथ में फेल हो गया। तो इस तरीके से शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल है वो दो कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व है आपके, एक कोहेजन और एक इंटरनल फ्रिक्शन। कोहेजन को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है, यानी दो पार्टिकल्स है यानी दो ब्लॉक है, यानी पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करें या दो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से एक बीच में एक बॉन्ड है। ठीक है। अगर आप इसको ऊपर से साइड में से करोगे स्ट्राइक तो ये बॉन्ड टूटेगा। थोड़ा बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे बॉन्ड टूटेगा और इसको रजिस्ट करेगा। तो रजिस्ट करने के लिए जो आप पार्टिकल्स में फोर्सेस लगा रहे हो वो उसको रजिस्ट करेगा। तो एक कोहेजन प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि सीमेंट में आप क्या करते हो कि ये एक तरीके से सोयल की सीमेंट प्रॉपर्टी है जिसमें से सोयल के पार्टिकल्स एक दूसरे का बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि सीमेंट में अगर अपन आप वाटर डालते हैं तो बॉन्ड बनता है ना, वैसे इसी तरीके से ये एक सोयल की प्रॉपर्टी है जिसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड रहता है, जिसको कोहेजन बोलते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन में क्या होगा, दो पार्टिकल के बीच में आपके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में। और यदि आप उसके ऊपर जितना लोड लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साइड वाला जो फोर्स है वो उसको उस फ्रिक्शन को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, रजिस्ट को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरीके से अप्लाइड जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है। तो आपकी इंटरनल फ्रिक्शन है वो आपकी स्ट्रेस डिपेंडेंट रहेगी और आपका कोहेजन है वो आपका इंडिपेंडेंट स्ट्रेस रहेगा। अगर बात करें ग्रेनुअल मटेरियल्स के लिए, ग्रेनुअल मटेरियल्स में ग्रेवल्स आ जाते हैं, सैंड आ जाती है। तो अगर आप बालू मिट्टी देखोगे, सैंडी सोइल देखोगे, जैसे कि अपने चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, अपने जैसलमेर में है, वहां पे पार्टिकल्स के बीच में कोई भी कोहेजन प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी उसमें क्ले के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। क्ले के पार्टिकल्स नहीं होते तो उनमें बॉन्ड का रीजन, उसमें शेयर स्ट्रेंथ किससे अचीव होगी, केवल और केवल पार्टिकल्स के फ्रिक्शन के बीच में। तो अगर उसके ऊपर अपन देखें तो ग्रेनुअल मटेरियल्स में जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है केवल इंटरनल जो आपके फ्रिक्शंस है उसी पे जनरेट होगी और वो फिनोमेना डिपेंडेंट करेगा आपके ऊपर अप्लाइड स्ट्रेस के ऊपर। तो सैचुरेटेड सॉइल में अगर अपन बात करें, जैसे कि अपन पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी सॉइल है उसके अंदर अगर वाटर फिलअप हो जाता है वोइड में, और अगर वो सारे वोइड से उसके वाटर से कवर हो जाते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉइल हो जाती है। तो सैचुरेटेड सॉइल में अगर आप बात करें तो आपकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपकी शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कि इफेक्टिव स्ट्रेस कितना रहेगा उस सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। तो पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, टोटल स्ट्रेस में से यदि 4 वाटर प्रेशर माइनस कर दें। तो इस तरीके से अपन अगर इस इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू पर डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेंथ, और तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कोहेजन जो भी आपका वाटर जो है उसके अंदर जो कोहेजन है वो है, और आपका अप्लाइड जो स्ट्रेस है उसमें जो इफेक्टिव स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है उसकी वैल्यू इंटू 10 फाइव डैश। ये 5 डैश और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इफेक्टिव स्ट्रेस के अकॉर्डिंग है, जिनकी लैब में लेबोरेटरी टेस्ट में अपन जिनकी वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि एक सॉइल की शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या रहेगी। तो इस तरीके से इजीली तरीके से अपन एक शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो अपन देख सकते हैं कि डिपेंड करती है कोहेजन के ऊपर और अप्लाइड स्ट्रेस के ऊपर और इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर। तीन चीज पे अपन ये डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो जैसे कोहेजन है प्लस इंटरनल फ्रिक्शन है उसका कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। इसको देने वाला इसको शेयर स्ट्रेंथ को निकालने का फॉर्मूला जो आपके पास में मैंने बता ही दिया कि सी प्लस आपके नॉर्मल स्ट्रेस इंटू 10 फाइव रहता है,
अगर सैचुरेटेड सोइल है तो वहां आपको इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करके ही आपको शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट इसमें अगर अपन टॉपिक देखें तो नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस ऑन प्लेन क्या होती हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो सोम के अंदर कि आपका नॉर्मल और शियर स्ट्रेस प्लेन पे क्या होती है और आप उन स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे कि अपन सोम के अंदर पहले भी देख चुके हैं ये चीज, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर और कर देता हूँ अभी। तो इसमें जैसे मोर कुलोम का जो अभी कुलोम की थ्योरी अपन ने जो पढ़ी थी उसी में अगर अपन ये देख रहे हैं तो इसमें अगर आप देखो तो देखो कि जैसे कि पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि शियर स्ट्रेंथ है वो आपका सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, यानी आपका कोहेजन के ऊपर और इंटरनल फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी सोयल का अपन टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट सीयर टेस्ट करेंगे तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट में अपन उसकी कोहेजन की वैल्यू सी मान अगर कैलकुलेट करें और इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू फाइव अपन निकालें और टेस्ट में अपन देखें कि कौन से पे वो फेलियर हो रहा है, तो इस तरीके से अपने को एक लाइन मिलेगी जो कि आपकी शियर स्ट्रेंथ और नॉर्मल स्ट्रेस जो टोटल स्ट्रेस अपन अप्लाइड कर रहे हैं उसके बीच में ग्राफ बनेगा। तो ये अगर कई सॉइल पे टेस्ट करने के बाद अपने को पता चला कि ग्राफ कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, उसमें से ये रेड लाइन है वो आपकी फेलर दिखा रही है कि इन इन पॉइंटों के ऊपर वो फेल हो रही है सॉइल। और इस तरीके से अपन देखें कि इससे ऊपर यदि स्ट्रेस अगर आज क्रिएट हो जाती है तो आपका सॉइल फेल हो जाएगी। ये हम आपको पहले बता चुका हूँ कि कोर्सी और फ्रिक्शन दो कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है, सी और फाइव के ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर अपन बात करें कि कोई भी सोइल होती है उस सोइल के अंदर फेलर प्लेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब उस फेलर प्लेन को आप निकालोगे कैसे और किस आपके लिए उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करोगे, उसमें अपन एक मिनट अगर अपन देखेंगे तो आपने देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी अगर आपके पास में एलिमेंट है उस एलिमेंट के ऊपर अगर आपके पास में नॉर्मल स्ट्रेस है और आपके पास में शियर स्ट्रेस लगी हुई है तो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर थीटा के ऊपर अपन उसकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और रिजल्टेंट आपके नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला अपने को नोन था, ठीक है। लेकिन अपन सोयल के केस में थोड़ा सा कन्वेंशन साइन कन्वेंशन है वो आपके अलग लेके चलते हैं। अपन यहाँ कॉम्प्रेशन को तो पॉजिटिव मान के चलते हैं और टेंशन को नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है। और शियर स्ट्रेसेस को अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अगर रोटेट कर रही है तो उसको अपन मानेंगे पॉजिटिव और क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो उसको मानेंगे नेगेटिव। जबकि अगर बात करें अपन की स्ट्रक्चर के मामले में जैसे कि अपन सो में पढ़ते थे तो ये साइन कन्वेंशन उल्टे होते थे, ठीक। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में अपन इसको उल्टा मान के चलते थे। अब इन कंपोनेंट के ऊपर अपन जब वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और शियर स्ट्रेस की वैल्यू का जो फॉर्मूला आता था अपने पास में कैलकुलेट करने के बाद में वो ये आता है कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई टू होती है। सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स आएगा क्योंकि अपन ने यहाँ कॉम्प्रेशन को मान लिया है पॉजिटिव और टेंसाइल को नेगेटिव, तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टू एक्स वाई साइन टू थीटा। इसी तरीके से उसी एंगल पे यदि शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई टू साइन टू थीटा माइनस टू एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ से किसी भी एंगल पे अगर अपन क्रिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला अपने क्रिएट होता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो अपने पास में एक प्रिंसिपल प्लेन्स क्रिएट होते हैं। प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है। प्रिंसिपल प्लेन कौन से होंगे, वो प्लेन होंगे जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। तो यानी ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है उसको अपन प्रिंसिपल प्लेन मानते हैं। और प्रिंसिपल प्लेन में केवल नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट रहती है। तो यानी किसी भी सोयल के अंदर अगर अपन शियर स्ट्रेस की वैल्यू जहाँ पे जीरो होगी
अगर ऐसा प्लेन अपन फाइंड अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोयल है वहीं फेल होगी जहाँ सी स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। तो उस प्लेन को अपने को फाइंड अप करना है और ये देखना है कि आपका जो प्लेन कौन सा है जहाँ पे शियर फेल हो सकता है। अगर मोर सर्किल की बात करें तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी अगर अपन एक्सेस के ऊपर सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 3 की वैल्यू जनरेट करके अपन सर्किल खींचते हैं तो अपने को एक प्लेन मिल जाता है उस प्लेन के अंदर जहाँ पे आपको शियर का प्लेन आपका क्रिएट होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू अगर अपन बात करें तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू अपन ऑलरेडी पहले ही शो में पढ़ चुके हैं कि ये सिग्मा एन या सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy² होती है। और प्लस माइनस होता है प्लस आपका मेजर के लिए और माइनस आपका माइनर के लिए होता है। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको केवल अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि इसको इस वजह से पहले प्लेन कहाँ क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि किसी भी प्लेन के अंदर आपके स्ट्रेस के अंदर अपन देख सकते हैं कि उसकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे क्रिएट की जा सकती है। अगर अपन बात करें जैसे कि सपोज करो ये आपके पास में एक प्लेन है उस प्लेन के अंदर सिग्मा 1 की सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। ठीक है ये और सिग्मा 3 की वैल्यू आपकी यहाँ तक आती है। इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट करें तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है और इसके ऊपर सॉरी शियर स्ट्रेस करें तो ये आ जाती है। इन दोनों को अगर अपन मिला देते हैं तो जिस एक्सिस पे ये काटती हैं उस पॉइंट को अपन मान के और इसको रेडियस मानते हुए अपन एक सर्किल क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है वो अपन एक सर्किल क्रिएट कर लेते हैं जैसा कि अपन सोम में भी करते थे इस तरीके से। और यहाँ ये सिग्मा एक्स और 2xy को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ ये सिग्मा एक्स और माइनस 2xy को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी इसी प्लेन से अगर अपन देखें 2θ एंगल पे जिस प्लेन पे अपने को फाइंड अप करना है कि आपकी प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या रहेगी उस पे एक प्लेन क्रिएट करते हैं और वहां पे अपन देखते हैं कि उसकी जो वैल्यू होगी वहां पे सिग्मा एन की वैल्यू और टाउ एन की वैल्यू यानी उस प्लेन के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस और सी स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी वो अपन फाइंड अप करते हैं। ये अपन ये प्रोसीजर अपन सोम में भी करते थे और यही प्रोसीजर सोयल में भी होता है। ठीक है एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं आपको इसमें इतना डीप में जाना नहीं है। बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में भी नहीं आएगा लेकिन आपको समझने के लिए एक बार बता रहे हैं। जैसे एक सोयल एलिमेंट है जिसमें आपके स्ट्रेसेस है वो इस तरीके से लग रही है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपके टाउ ये लग रही है और थीटा 20 डिग्री है। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है और नॉर्मल से स्ट्रेस निकालना प्लेन ए बी पे। ये आपको 201 जो अपना सोल मैकेनिक सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन जरूर फाइंड अप करते थे वही प्रोसीजर है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 निकालने का कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x/। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू अपन निकाल लिया करते थे। इसी तरीके से सिग्मा एन की वैल्यू अपन कोस 2θ प्लस टो साउंड 2θ करके फॉर्मूले को अप्लाई करके निकालते थे जो कि सोयल में भी अपन इस तरीके से इस प्लेन को फाइंड अप करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आज इतना अंडरस्टैंड समझ लो कि आपका शेयर स्ट्रेंथ का आपकी डेफिनेशंस क्या है और शेयर स्ट्रेंथ का जो कंपोनेंट क्या है और शेयर स्ट्रेंथ पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है।